पॉइंट ये है, माइनिंग वाले हर साल वैकेंसी आ रहा है और अभी भी कंपैरेटिवली कंपटीशन है वो बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में बहुत कम है। आपने बताया कि आपने सिविल सर्विस का भी तैयारी करा, 1 साल का ड्यूरेशन रहता है, उसमें पीएचडी में क्या कुछ करना रहता है? पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, जो ब्रांच पसंद है वो करो। तो हर किसी को इस आईएएस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या सिविल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से गुजरना चाहिए। तो ये आपको मे बी सक्सेस दिलाए ना दिलाए बात की बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान बना देता है कि रेलवे के मेडिकल एग्ज़ाम में आप फेल कर गए, उसके चलते आपके हाथ से जॉब चला गया, लेकिन आप कोल इंडिया का मेडिकल में पास कर गए। क्या कोल इंडिया का मेडिकल एग्ज़ाम ईजी है क्या? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है प्रतीक तिवारी, जो कि छत्तीसगढ़ के खूबसूरत शहर बिलासपुर से आते हैं और एनआईटी रायपुर के पॉजिट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं प्रतीक तिवारी जी के बारे में कि एनआईटी रायपुर से कोल इंडिया तक पहुंचने का इनका सफर कैसा रहा है, किन पड़ाव से गुजर करके आज यह मुकाम इन्होंने हासिल करा है। हर वो चीज जो एक टॉपर के अंदर से, हर वो चीज जो आप एक कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव के अंदर से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रतीक जी, आपका माइनिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें। Sir, my name is Pratik Tiwari. I am currently working in Coal India SECL subsidiary of Dhelwadi Underground Mines, which is of कोरबा एरिया। और मैंने सर ग्रेजुएशन स्कूलिंग अपनी की है 10-12 बिलासपुर से ही की है, सिद्धि विनायका हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने फर्दर ग्रेजुएशन किया एनआईटी रायपुर से। फिर मैंने कुछ साल सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए दिया। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था 1 साल के लिए IIT BHU फॉर PhD, एंड देन मेरा फर्दर यहाँ सिलेक्शन हो गया कोल इंडिया पे। तो अभी मैं करेंटली यहाँ एज अ MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग वर्क कर रहा हूँ। ओके, आपने बताया कि आपने सिविल सर्विस का भी तैयारी करा। अब कौन सी ईयर के पास आउट है प्रतीक? सर एनआईटी रायपुर से 2018 पास आउट हुआ है सर। 18 के पास आउट है। उसके बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए थे, देन बीच में आप PhD करने पे BHU गए। यस सर। तो MTech वगैरह नहीं करा आपने? बीटेक के बाद में सीधा PhD? सर एक्चुअल में क्या हुआ कि 4 साल मैंने सिविल सर्विस प्रिपरेशन पे दिया 22 तक। फिर उस बीच मेरा प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होता था बट मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता था। फिर मैंने देखा कि इस बीच माइनिंग की काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं 2021 पे गेट के थ्रू। तो मैंने सोचा कि एक बार फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं पहले, उसके बाद फर्दर प्रोसेस देखा जाएगा। तो मैंने फिर गेट का प्रिपरेशन करके गेट दिया। फिर गेट में सर होता ये है कि जब रैंक आ जाती है उसके बाद कोल इंडिया सिलेक्शन प्रोसेस में लगभग 9 से 10 महीने या 1 साल का टाइम लगा देता है, आपके फॉर्म भराते तक, फर्स्ट लिस्ट आते तक, ज्वाइनिंग होते तक। तो मैं सोचा कि ये साल को यूटिलाइज कर लिया जाए, क्योंकि रैंक आ ही चुकी है। तो फिर मैंने देखा कि इसके बाद की क्या अपॉर्चुनिटी। तो मैंने देखा MTech और PhD है IITs पे मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने दोनों ऑप्शन डाले थे, MTech का भी डाला था और PhD का भी डाला था। तो PhD का क्या हुआ सर, मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा था। मीन्स उस पर जो पॉइंटर चाहिए थे IIT BHU पे, कि अगर आपके 7.5 से ऊपर पॉइंटर है कॉलेज पे और आपके रैंक अच्छे हैं गेट पे, तो आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो फॉर डायरेक्ट PhD। तो फिर मैं डायरेक्ट PhD के लिए शॉर्ट लिस्ट। PhD के लिए? हाँ सर। तो कितना टाइम आपने वहाँ पे PhD करा? सर लगभग 1 साल सर, जुलाई पे। तो 1 साल का ड्यूरेशन रहता है, उसमें PhD में क्या कुछ करना रहता है? फर्स्ट ईयर तो अपना कोर्स वर्क ही रहता है। अगर आपने MTech किया हुआ है तो आपकी स्टार्टिंग के 6 महीने कोर्स वर्क रहेंगे, और आपने अगर BTech के बाद डायरेक्ट PhD ज्वाइन किया है तो मोटा मोटा आपका 1 साल कोर्स वर्क रहेगा। कोर्स वर्क मतलब अपन जो BTech पे ही पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, उसके एडवांस वर्जन अपन वहाँ पढ़ेंगे। फिर आपके ऑलमोस्ट 1 ईयर के एंड से आपके रिसर्च वर्क चालू हो जाते हैं PhD के। आप जिस भी टॉपिक पे PhD कर रहे हैं, वेंटिलेशन पे कर रहे हैं, एनवायरमेंट पे, सरफेस माइनिंग पे, तो उसके आपके रिसर्च वर्क चालू हो जाएंगे फिर कोर्स वर्क कंप्लीशन के बाद। तो कोर्स वर्क जो आप बता रहे हैं, तो बेसिकली आपने कोर्स वर्क जो भी क्लास वगैरह करा होगा, कंप्लीट करने के बाद आपका एग्जाम हुआ होगा, राइट? हाँ सर, सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम होता है, 6-6 महीने में एग्जाम हो जैसा कॉलेज में? यस सर, सेम। वो हो गया। कितने सब्जेक्ट्स आपने कोर्स वर्क में कंप्लीट करे, या जैसे क्रेडिट रहता है सर? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 4 सब्जेक्ट लिए थे और सेकंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स लिए थे। तो एक पर्टिकुलर क्रेडिट आपको कंप्लीट करना रहता है। ओके। हाँ।
तो 9 सब्जेक्ट्स आपने पास करे, तो बेसिकली एक उसके बाद में भी और कुछ होता है कि उसके बाद कोर्स वर्क कंप्लीट हो जैसे गया? कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ आपका रिसर्च और चालू हो जाएगा सर। फिर आपको ओके, तो हर 6 महीने में एक सेमिनार टाइप होगा, फिर पेपर प्रेजेंट करना रहेगा, फिर आपको अपग्रेडेशन शो करना पड़ेगा, फिर वो पूरे रिसर्च के प्रोसेस चालू हो जाते हैं। अच्छा, तो आपने सिर्फ कोर्स वर्क कंप्लीट करा। एक भी ऐसा भी होता है ना कि आपने अगर कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया, 1 ईयर का ड्यूरेशन जो भी आपने पार कर लिया, हाँ तो अगर आप पीएचडी डिसकंटिन्यू भी करते हैं तो आप वहाँ से एमटेक का डिग्री ले सकते हैं। वो सर ऐसा भी आईआईटी कुछ होता है बीएचयू में अभी वो रूल नहीं आया है सर। ना? हाँ, अच्छा आईएसएम धनबाद में एक रूल है कि अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो आप पार्ट टाइम कन्वर्ट करा सकते हैं पीएचडी को। अच्छा, यहाँ पे हाँ पार्ट टाइम हाँ, कन्वर्जन का नहीं भी सर, है क्या? यहाँ 2 ईयर का सर अभी तक क्राइटेरिया है बीएचयू में कि आपको 2 साल रेसिडेंशियल पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके ओके बाद ही आपका ओके, तो पार्ट टाइम ठीक है। कन्वर्ट अगर होगा। कोई जो हमको सुन रहा होगा, कोई पीएचडी करना चाह रहा होगा, हाँ सर। तो उनके लिए मोटा मोटी हिंट है कि अगर आप पीएचडी में ज्वाइन कर रहे हैं तो जो जो चीज़ें जो हम इन जनरल जानना चाहते हैं वो सारा क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। तो वापस हम बैक टू द कॉलेज लाइफ आते हैं यस सर। कि जो आपने माइनिंग जो चूज़ करा है आईआईटी रायपुर में, यस सर। क्या रीज़न था कि आपने बाकी सारा ब्रांच छोड़ करके माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ करा इनिशियली? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम 12th के बाद जाते हैं कॉलेज पे, तो ब्रांच का टू बी ट्रू इतना आइडिया तो हमको रहता नहीं, कि मतलब एक मोटा मोटा ही आइडिया रहता है कि मैकेनिकल ये है, सिविल ये है, कंप्यूटर साइंस ये है। मेन जो चांस रहता है वो रहता है कि हमारी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, ताकि हमको कॉलेज के बाद फिर स्ट्रगल ना करना पड़े, जो हमने आईआईटी की प्रिपरेशन में किया है। तो जब मैं 2014 में ज्वाइन किया एनआईटी रायपुर, तो उस समय सबसे पहला मैं देखा कि प्लेसमेंट्स कौन से ब्रांच में सबसे ज़्यादा है। तो उस समय क्या, जो पीएसयूज थे वो डायरेक्ट रिक्रूट करते थे। जैसे कोल इंडिया आती थी, वो 35-40 स्टूडेंट्स को हर साल लेके जाती थी कॉलेज कैंपस से ही। तो उस समय पीक पे प्लेसमेंट चल रहे थे माइनिंग के, और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही थी, वेदांता आ रही थी, अदानी आ रही थी, कोल इंडिया आ रही थी। और फिर सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लोड कम चाहिए किसी ब्रांच पे, दूसरे एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना है, और प्लेसमेंट्स भी अगर ठीक ठाक चाहिए, तो माइनिंग इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो फिर ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए फिर मैंने माइनिंग लिया सर। नहीं, इस बात से तो मैं भी पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, जो ब्रांच पसंद है वो करो। और 12 के बाद जिस टाइम के हम हैं, उस टाइम तो कम से कम बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि भाई क्या हमारा इंटरेस्ट सही है। बात है। हमको बस दिखता था कि कहाँ पे सैलरी अच्छा है, कहाँ पे जॉब इजीली लगेगा, कहाँ पे कम मेहनत है। Yes, sir. ये हमारे ब्रांच सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता था। इंटरेस्ट हमको समझ में नहीं। जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने बताया कि आपने सिविल सर्विस एग्जाम का भी तैयारी करा, और इस बात से एक और चीज़ मुझे दिखाई देता है या समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं पास आउट होने के बाद चाह रहे थे कि मुझे माइंस ना जाना पड़े, माइनिंग से थोड़ा छुटकारा मिल जाए, एक वाइट कॉलर जॉब में ले लूँ, और उस वाइट कॉलर जॉब में भी अगर मुझे आईएएस आईपीएस बनने का मौका मिल जाए उससे बेहतर क्या। मे बी आप एज यूजुअल जो मार्केट डिमांड है, लोगों का जो ड्रीम जॉब रहता है आईएएस आईपीएस बने, उस तरफ आप भी इंक्लाइन थे। तो आप जब पास आउट हुए और ये जो आपने जर्नी जो आपका था सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, उस दौरान कौन कौन सा आपने एग्ज़ाम दिया, किस किस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हुए, और वो थोड़ा सा आप ब्रीफली हमारे, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है, सुनाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। माइनिंग में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट होने के बाद वो रहता है कि नहीं मुझे वाइट कॉलर जॉब चाहिए, माइंस के अंदर में नहीं जानना है, और 2 साल 3 साल 4 साल अपने लाइफ का बिता देते हैं इन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। एट लास्ट वापस से फिर से गेट का तैयारी करके कोल इंडिया के अंदर में जाते हैं। तो मल्टीपल लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब फेल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं, उस एम के साथ चल रहे हैं। तो लेकिन जो 4 साल बाद में उनका आँख खुल रहा है कि नहीं पहले मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूँ, उसके बाद में फिर जो भी एग्ज़ाम का मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ, वो पहले क्यों उनको नहीं लग रहा है, उनको आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए कि कैसा आपका वो जर्नी रहा है पास आउट के बाद। ये सर तो क्या हुआ, कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया 14 पे, उसके बाद 1-2 साल जैसे ही कॉलेज में पढ़ा मैं, तो मुझे सिविल सर्विस की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन हुआ। एक तो उसके वर्क प्रोफाइल को लेकर के हुआ, जॉब को लेकर के हुआ, उस पर जो अपन काम कर सकते हैं, सोसाइटी को इनकरेज कर सकते हैं, तो ये सब को देखते हुए मेरा सिविल सर्विस में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते गया। और फिर जैसे ही ग्रेजुएट मैं हुआ, तो मैं सोचा कि अभी यंग हूँ, अभी मेरे पास एनर्जी है, अभी मैं टाइम दे सकता हूँ, और जो मेरा इंटरेस्ट है उसको एक बार ट्राई कर सकता हूँ, ताकि बाद में मेरे पास ये सेटबैक ना रहे कि काश ट्राई कर लिया होता।
तो फिर मैंने उसके बाद सिविल सर्विस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। क्योंकि सर सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में पूरा नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं और हमने की थी इंजीनियरिंग जो कि काफ़ी पूरी टेक्निकल ही थी, तो मुझे नॉन टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी कवर करनी पड़ी और इसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। आपको इसमें इंडियन जीएस पढ़ना रहता है, उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, फिर आपके हिस्ट्री आ जाएंगे, ज्योग्राफी आ जाएंगे, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। तो ये मैंने लगभग 4 साल इसके प्रिपरेशन में दिए सर, जिसमें मैंने 3 अटैम्प्ट दिए थे। और सिविल सर्विस का ये क्राइटेरिया है कि आपके प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, और इसमें से अगर आप किसी भी स्टेज में फेल हो जाते हैं तो आपको वापस से प्रीलिम्स देना रहेगा। भले ही आपका वेटिंग लिस्ट पे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट पे नाम हो, अगर आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको फिर से प्रीलिम्स देना है। तो एक ये टफ जर्नी रहता है, कंपटीशन इस पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, बट ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है और आप रेगुलरली उस पर लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली उस पर वर्क कर रहे हैं अपने कमियों पे, तो आप इसको कर सकते हो। तो मैंने अपना तो 100% इस पे दिया, बट अनफॉर्चुनेटली या जो भी कहें, मेरा मेंस इस पे क्लियर नहीं हो पाता था। तो फिर मैं लगातार कंटिन्यूस 3-4 साल मेरे फेलियर वाले सीजन चलते रहे। तो कंटिन्यूस में एग्जाम देता था, प्रीलिम्स निकालता था, मेंस में फेल हो जाता था, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता था। इस बीच क्या हुआ सर, एक एग्जाम आया था रेलवे एनटीपीसी का 21 पे, जिसपे वैकेंसीज थी ठीक ठाक, और इसका सिलेबस सर काफ़ी सिमिलर रहता है। अगर आप रेलवेज का देखेंगे तो अगर आप पीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम सिलेबस उस पर भी रहता है, जीएस एंड एप्टीट्यूड। तो मैं सोचा प्रिपरेशन तो है ही मेरा सिलेबस का, एक बार बैठ के देख लिया जाए। तो उसके सर 4 फेज एग्जाम होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। तो मैंने ये चारों क्वालिफाई कर लिए। चूँकि मेरा प्रिपरेशन सिविल सर्विस का अच्छा था, तो मैं बस इस पे गो थ्रू हुआ एग्जाम से कुछ दिन पहले, एक बार रिवाइज किया प्रीवियस ईयर के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद मैं सारे एग्जाम्स पे बैठते गया इसके। तो मेरे चारों टीयर इस पे क्लियर हो गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ सर, जैसे ही 4th ईयर के बाद मेडिकल आया, तो मुझे मेडिकल पे पता चला कि उस पर 6/6 विथ नॉन स्पेक्टिकल मांगा हुआ है। मतलब आपके 6/6 विजन होने चाहिए विदाउट ग्लास, और ये मेरा था नहीं, मुझे था सर ग्लास लगा हुआ है, वो भी -3 पावर का। तो फिर वो एक सेटबैक था मेरे लिए। मतलब मैं फिर वहाँ मेडिकल से बाहर हो गया रेलवेज पे, जो कि मेरा पोस्ट था वहाँ पे स्टेशन मास्टर का पोस्ट था डायरेक्ट SCCR पे। ये तो बड़ा ही बोल सक रहे हो कि डीमोटिवेटिंग बोलो, चाहे बड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो सकता है रहा होगा कि एक तो आप रिग्रेस तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक किस्मत का ताला बोल सक रहे हो कि जहाँ पे खुला था। यस सर। कि एक अच्छा पोस्ट आपको मिल रहा था, उसमें आप बोल रहे हैं कि 4 टियर में वो एग्ज़ाम हुआ था, तो एक लंबा ड्यूरेशन आपने एग्ज़ाम दिलाने बिताया। जब लास्ट स्टेज जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आने ही वाला था, आपको समझ में आया या पता चला कि आप मेडिकली अनफिट है, ये नो डाउट इस पेन से गुजरना बड़ा ही टफ आपके लिए रहा होगा। लेकिन हज़ारों दुखों के बाद एक पॉजिटिव चीज़ जो आपके पास है कि भाई ठीक है, वो नहीं तो ये सही कि आपके पास एक महारत्ना कंपनी के अंदर में एग्जीक्यूटिव का जॉब है। और एक जो होता है ना कि फेलियर भी आपको सिखाता है। तो दिव्य कीर्ति सर का भी मैंने वीडियो देखा है कि बोलते हैं कि हर किसी को इस IAS एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में या सिविल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से गुजरना चाहिए। तो ये आपको मे बी सक्सेस दिलाए ना दिलाए बात की बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान बना देता है, एक आपको एक अच्छा सिविल पर्सन बना देता है। तो उस ड्यूरेशन से आप गुजर चुके हैं, और आपके पास प्लस पॉइंट ये था कि आप माइनिंग वाले थे। यहीं पे अगर कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी दूसरे ब्रांच का रहता तो मे बी वो 4 से 5 साल अपना प्रिपरेशन में गंवाता, और एट लास्ट उनके हाथ में या तो फिर कोई जॉब नहीं आता, या आता भी तो बहुत छोटा सा कोई पोस्ट आता। क्योंकि आपके हाथ में जो जॉब है ना, वो छोटा मोटा जॉब नहीं है, एंट्री लेवल अपने आप में बेस्ट जॉब है, पेमेंट के मामले में बेस्ट जॉब है, कैरियर ग्रोथ के मामले में बेस्ट जॉब है, हर मामले में बेस्ट जॉब है। तो अगर आप पास्ट के फेलियर बोलो या जो भी आप एग्ज़ाम में, आप मेंस में या फिर इंटरव्यू में जहाँ पे फेल हुए, उन फेलियर को एज ए एक्सपीरियंस की तरह लेने लग जाएं, तो आपका लाइफ मुझे जो दिखता है काफ़ी सफल रहा है अभी तक। और आगे के लिए मैं एक पॉजिटिव जो भी आपका लाइफ रहे वो दुआ ही करूँगा आपके लिए। थैंक यू सर। लेकिन एक जो चीज़ वापस से मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, अब खटकता है, जैसे आपने पुराने हिंट दिए उसी में से खटका, उसको मैंने पूछा, फिर से खटक रहा है कि रेलवे के मेडिकल एग्ज़ाम में आप फेल कर गए, उसके चलते आपके हाथ से जॉब चला गया, लेकिन आप कोल इंडिया के मेडिकल में पास कर गए।
Yes, क्या sir. कोल इंडिया का मेडिकल एग्जाम इजी है? क्या मांगता है आग के लिए कोल इंडिया में? सर कोल इंडिया का अगर अपन लास्ट ईयर तक का ब्राउशर देखें मेडिकल फिटनेस वाला, तो उस पे आई के लिए जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है वो दो चीज़ें है। एक तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपके पावर -6 डायोप्टर तक होने चाहिए। मतलब अगर आपके पावर -6 से कम है, मीन्स -4, -3, -5.5 तक, तो आप एक्सेप्टेबल है कोल इंडिया पे। अच्छा, हाँ, तो और आपका आप -3 था? हाँ -3 था, और चश्मे के साथ 6/6 विजन होना चाहिए। तो अच्छा, जनरली अपन अगर चश्मे लगाते हैं तो हमारा विजन 6/6 हो ही जाता है। तो बेसिकली आंख का किसी का अगर प्रॉब्लम है तो वो हाँ। अपने आप को सेफ मान के चल सकता है, भाई कोल Yes, इंडिया sir. में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने यस वाले सर, हो, और कैसा -6 कुछ से भी प्रॉब्लम अगर है। आपके ज्यादा पावर है तो वो आपको चांस देगा फर्दर कि आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा के आइए, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। ओके, मतलब जो हाँ। सुन रहा है वो ये जान ले कि अगर आपका कोई आंख का कोई प्रॉब्लम है और आप इस नाम से अपना पाथ चेंज कर रहे थे कि नहीं भाई मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मुझे माइंस के अंदर में जाने का मौका नहीं मिलेगा, मेडिकली अनफिट हो जाऊंगा, तो आप लोग समझ लीजिए कि आंख का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको विजन का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके नाम से तो आप मेडिकली अनफिट नहीं होने वाले हैं। आंख में लेकिन कलर ब्लाइंडनेस हाँ, को जहां तक yes. कंसिडर नहीं करते, कलर तो भाई आपको ब्लाइंडनेस कलर पे स्ट्रिक्ट है थोड़े। यस सर। हाँ, तो हाँ, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। यस सर। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रतीक कि आप जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, Yes, sir. 18 में पास आउट हुए और 23 गेट से लगे, मतलब एक 4 से 5 साल के गैप के बाद में आपने फिर वापस से माइनिंग में स्विच करा। माइनिंग के सब्जेक्ट्स 5 साल में ऑलमोस्ट आदमी भूल जाता है। Yes, कितना डिफिकल्टी आया है नॉन टेक्निकल से वापस टेक्निकल सेक्शन में स्विच करने में या टेक्निकल का तैयारी करने में? देखिए सर, अगर टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो मेरा जो 4 साल वाला फेस रहा वो काफ़ी फेलियर वाला फेस रहा। मतलब हर एग्ज़ाम में फेल ही हो रहा था। फिर रेलवेज में भी फाइनल सेटबैक मुझे मिला कि मेडिकल में बाहर हुआ। तो उस समय मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे एक अच्छी जॉब ग्रैब करनी है, बाकी मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो बाद में भी मैं कर लूँगा। तो उस समय मैं देखा कि कोल इंडिया पे वैकेंसीज ठीक ठाक आ जा रही हैं माइनिंग फील्ड से रिलेटेड। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि अब मुझे ये जॉब लेनी है। ये तो टफ कॉल था कि मैं कंटिन्यूअस टेक्निकल फील्ड से छूट चुका था, बट ये भी मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि माइनिंग के सिलेबस थोड़े कम है, और गेट के सिलेबस में अगर मैं इंपॉर्टेंट्स ही पढ़ लूँ, प्रीवियस ईयर ही पढ़ लूँ, चूँकि इस पर कॉम्पिटिशन भी कम है, तो मैं ये सक्सेस कर सकता हूँ इस पर। तो फिर मैंने नवंबर के एंड में ये फॉर्म भरा। उसके बाद फिर दिसंबर से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैंने कंटिन्यूअस दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने ही मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किए, और इस पे मैंने स्मार्ट स्टडी किया। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि सिलेबस उठाया और टॉपिक 1 से लेके टॉपिक एंड तक पूरे कंटिन्यूअसली पढ़ते जा रहा हूँ, ऐसे टाइप की स्टडी मैंने नहीं की। मैंने देखा सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 1 वीक मैंने केवल लास्ट के 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 साल में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू तो कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू तो वो कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं। फिर चूंकि मेरा टेक्निकल पार्ट छूट चुका था, तो मैंने सबसे पहले इजी वाले पोर्शन पे फोकस किया कि जो थोड़े कम टेक्निकल रहे। जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, सिस्टम इंजीनियरिंग हो गए, प्लानिंग हो गए, और शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन वाले, जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं लगेगा। नंबर ऑफ साइकिल वाले क्वेश्चन हो गए जो एप्टीट्यूड से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने इन सब पोर्शन को पहले सॉल्व किया। फिर मैथ्स एप्टीट्यूड वाले पोर्शन सॉल्व किए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कुछ पोर्शन पढ़ा। ऐसे करके मैंने अपना 50% गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो इजी पोर्शन थे और एप्टीट्यूड बेस्ड थे। उसके बाद फिर मैं कोर पोर्शन पे गया, जैसे आपके वेंटिलेशन हो गए, रॉक मैकेनिक्स हो गए, ओपन कास्ट माइनिंग, सर्वे, ये सब। इस पे मैंने देखा कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो लगभग कौन से टॉपिक से आ रहे थे। तो 1 लाइनर वाले पहले मैंने कंप्लीट कर लिए, ताकि एटलीस्ट थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो मुझसे इजीली बन ही जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें न्यूमेरिकल वाले पे गया। तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज मैं प्रिपेयर करते गया, और लास्ट में फिर मैंने टेस्ट सीरीज दिया। तो उसके बाद फिर मेरा कंप्लीट किए गेट का सिलेबस कंप्लीट हुआ। ओके ओके ओके, बेसिकली आपने जो वहाँ पे जो तैयारी करा वो गेट में भी काम आया। और व्यूअर्स को मैं बता दूं कि गेट का एग्ज़ाम आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं करता। गेट एग्ज़ाम में आपको 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको माइनिंग कुछ भी नहीं पता, तब भी आप एप्टीट्यूड के बेसिस पे उन क्वेश्चन को अपने समझदारी से बना सकते हैं। Yes, sir, होता agree. है ऐसा। कई सारे टॉपिक, साइकिल टाइम वाला चाहे बात हो, चाहे सॉल्व नंबर कॉम्बिनेशन वाला बात हो,
मैच फैक्टर वाला काम, वो सारे जो टॉपिक है उसमें और भी ब्लास्टिंग के कई सारे जो क्वेश्चंस है जो मैं क्लास में करवाता हूँ, वहाँ पे आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। और एग्जाम का नाम भी है कि जनरल एप्टीट्यूड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, तो आपका एप्टीट्यूड का ही टेस्ट हो रहा है। कोई ऐसे आपको डीप नॉलेज या आपका टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे पूछने के लिए नहीं जाता है। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सिविल एग्ज़ाम की तैयारी पूरे साल भर करते हैं, पूरे मन लगा के करते हैं, 100% दे करके, कि जहां आप 1% भी अलाली नहीं बरत सकते। यहाँ पे आप 2 महीने की तैयारी में 172 रैंक ले आ रहे हैं। तो जो भी यार सिविल एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहा होगा, उनको मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि प्रतीक के साथ पॉजिटिव ये चीज़ है, प्लस चीज़ ये चीज़ है कि फाइनली ये कोल इंडिया के अंदर में पहुँच चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोल इंडिया अपॉर्चुनिटी बार बार दे रहा है, हर साल दोनों हाथ को खोल करके आपको आमंत्रित कर रहा है कि आओ कोल इंडिया ज्वाइन करो। ऐसे में अगर कोई और भी होगा इनके जूनियर या इनके बैच वाले जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, एटलीस्ट 1-1.5 महीना 2 महीना टाइम निकालिए, गेट एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपना एक पोस्ट सिक्योर कर लीजिए, फिर अपने सपने पूरा करते रहिएगा। पहला जॉब सिक्योर करना जरूरी है, और उसको सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए नहीं है। नहीं कि आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, टेक्निकल में स्विच करेंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। प्रतीक एग्जाम्पल है, तो बेसिकली मल्टीपल एग्जाम्पल्स है जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, 1-1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना तैयारी करा, गेट में बहुत अच्छा रैंक ले आया। तो सबके लिए यही सजेशन होगा, पहले जॉब सिक्योर करें, उसके बाद में आगे का सोचें। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है, माइनिंग वाले हर साल वैकेंसी आ रहा, और अभी भी कंपैरेटिवली कंपटीशन है वो बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है प्रतीक, आप इंक्लाइंड थे सिविल सर्वेंट एग्जाम के लिए, वो ना सही कोल इंडिया ही सही, तो कोल इंडिया के अंदर में जो अलाउंस या फैसिलिटी कोल इंडिया प्रोवाइड करता है, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स के बीच शेयर कीजिए, क्या कुछ है जो कोल इंडिया के अंदर मिलता है? सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोल इंडिया हमारी महारत्न कंपनी में आती है, और अभी करेंटली इंडिया में 11 कंपनीज हैं महारत्न में। तो एक तो ये देश की सबसे रेप्यूटेड कंपनीज में से एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs के अंडर आ रही है, और फिर उस पर फैसिलिटीज भी सारी उसी प्रकार से, जैसे इस पर स्टार्टिंग पैकेज ही अपन देखें, इन हैंड पैकेज देखें या CTC देखें, तो एज अ फ्रेशर्स ये बाकी फील्ड के कंपेयर में काफ़ी अच्छी पैकेज दे रही हैं। दूसरी बात, इस पे आपको अलाउंसेस फैसिलिटीज, जैसे बोली जाए मेडिकल फैसिलिटीज, तो आपके मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं, अगर आपके मदर फादर डिपेंडेंट पे हैं, आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, तो उन सबकी मेडिकल ट्रीटमेंट, छोटे से टेस्ट से लेके बड़े से बड़े सर्जरी तक की सारी खर्चे आपके कंपनीज उठाती हैं। दूसरा आपके हो गए बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बच्चों के एजुकेशन का पूरा खर्चा, स्कूलिंग खर्चा अच्छे स्कूल में, ये आपकी कंपनीज कोल इंडिया बियर करेगी। फिर आपके हो गए HRA वगैरह हो गए, आपको क्वार्टर्स वगैरह प्रोवाइड कराना, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी एक कॉलोनी में देना, तो ये सब सारे फैसिलिटीज कोल इंडिया हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर मैं पैकेज के साथ साथ CTC के साथ साथ अलाउंसेस की बात करूं, तो ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बना के देता है, जो कि बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट करता है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है ज्वाइन करने के लिए। ओके, मतलब कोल इंडिया आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करता है, एक अच्छा सैलरी तो देता ही है, उसके अलावा बाकी सारे फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड करता है, एक अपर मिडिल क्लास जो चीज़ चाहता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, वो सारा उनकी इच्छाओं को पूरा करने का काम कोल इंडिया कर देता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रतीक कि जैसा माइनिंग ज्ञान अपने अचीवर्स के लिए एक इवेंट करवाता है, हर साल इवेंट करवाता है बिलासपुर में, और जहाँ तक मुझे याद है आप इवेंट के अंदर में आए थे, तो आप उस इवेंट के बारे में क्या कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, कैसा वह इवेंट होता है और क्या कुछ है जो इवेंट के अंदर में होता है, प्लीज़ उसके एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के भी शेयर कीजिए। सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा माइनिंग ज्ञान को कि एक माइनिंग के लिए एक ऐसा फील्ड आप लोगों ने क्रिएट किया है जो माइनिंग के लिए जनरली था नहीं। हमने बाकी सभी ब्रांचेस में देखे, मैकेनिकल, सिविल में, कि बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, टेस्ट सीरीज चलाती हैं, बुकलेट प्रोवाइड करती हैं, बट माइनिंग वाले कहीं ना कहीं उस पर लैक हो जाते थे। हम अगर सोर्स ढूंढने जाते थे तो हमको सोर्स के नाम पे वही पुराने बुक्स ही मिलते थे और कुछ नहीं मिलते थे। तो माइनिंग यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया जिससे बच्चे इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अपन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपन ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं, अपन अच्छा गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो
तो ये सब ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए माइनिंग ज्ञान को फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स बोलूँगा मैं। और सेकंड ईयर बात रहा कि जो इवेंट हुआ था, तो इवेंट एक प्रकार से सर ऐसा है कि ये मोटिवेशन के लिए काम करता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रैंक ला रहे हैं, तो बच्चों को उसके लिए एक फ्रूटफुल मोटिवेशन मिलता है अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो। और फिर उस पर फेस टू फेस सभी लोगों से मिलना, जो आपके गेस्ट आते हैं उनसे नॉलेज लेना, आप लोगों से मिलना, तो ये एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है और सभी ब्रांच माइनिंग ज्ञान के लोगों को जानने का मौका मिलता है। तो ये अच्छी शुरुआत है मैं बोल सकता हूँ, और आगे भी होते रहने चाहिए। ओके ओके। एट लास्ट मैं आपसे जो गेट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रतीक, जो एनआईटी रायपुर के आपके चाहे जूनियर हो, चाहे दूसरे किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे आपके जूनियर हो, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? इन लास्ट के 2 महीने में क्या चीज़ें हैं जो वो ध्यान रखें, क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करें, जिनको ध्यान में रख करके आपने इस 172 रैंक को हासिल करा? प्लीज़ हमारे इन माइनिंग ज्ञान के आपके जूनियर को या जो भी गेट 2025 का एस्पिरेंट है उनको शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि अभी माइनिंग के लिए गोल्डन एरा चल रहा है। ये बेस्ट टाइम चल रहा है अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट महारत्न कंपनी में अगर जॉब ग्रैब करनी है तो। और इसके सिलेबस अपन देखें तो काफ़ी कंसाइज है और काफ़ी स्मार्ट स्टडी अगर आप करेंगे तो 2 महीना मोर देन सफिशिएंट टाइम है माइनिंग का गेट में अच्छे रैंक लाने के लिए। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए 10 से 15 साल के, उस पर देखिए किस टाइप के पैटर्न आ रहे हैं क्वेश्चन के, कहाँ से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सॉल्व कर लीजिए। 2-3 बेसिक बुकलेट्स हैं जो कि AK गोरई हो गई, NC डे हो गई हमारी थ्योरी के लिए, और LC काको हो गई वेंटिलेशन के लिए। ये 2-3 मोर देन सफिशिएंट बुक्स हैं, इससे आप गो थ्रू हो जाइए। अगर आप खुद से ही पर्सनल स्टडी कर सकते हैं तो आप खुद से ही करिए, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा टेक्निकल वीक है या मुझे थॉरो नॉलेज नहीं है, तो आप माइनिंग ज्ञान या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म का आप में जिसमें इंटरेस्टेड हो उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उनके वीडियोस लेक्चर से गो थ्रू होते जाइए। जैसे ही आप वीडियोस लेक्चर देखते जाएंगे आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ आती जाएंगी। फिर इन बुक से और प्रीवियस ईयर से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद लास्ट के कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन आप टेस्ट सीरीज को दीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि पूरे कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी न्यूमेरिकल बुक सभी, और डायरेक्ट एग्जाम पे जाके अपीयर होते हैं, तो एग्जाम का पीयर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। और सबसे मेन होता है लास्ट के 3 घंटे को ही हैंडल करना। आप साल भर जितना भी पढ़े हो, अगर आपसे वो 3 घंटे हैंडल नहीं हुए तो आपका फिर वेस्ट हो जाएगा पूरा मेहनत। तो उस 3 घंटे को हैंडल करने का कैपेसिटी आपके पास आएगा टेस्ट सीरीज से। तो प्रॉपर आप एक रूम पे बैठिए, टेस्ट सीरीज टाइप का एनवायरनमेंट बनाइए, और एटलीस्ट लास्ट के 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप डेली एक टेस्ट दीजिए। और उस पर आप मार्क्स को मत देखिए कि मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, आप उनको मत देखिए। आप बस ये देखिए कि मेरे बेसिक्स कहीं गलत तो नहीं हो रहे हैं, मैंने जो पिछले 2 महीने 3 महीने में बेसिक्स पढ़े हैं वो मुझसे कहीं तो गलत नहीं हो रहे हैं। बस आप ये टेस्ट सीरीज दीजिए और फिर आप जाके एग्जाम में बैठिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सफिशिएंटली गेट 25 क्लियर कर ही लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच प्रतीक अपना टाइम देने के लिए, अपने प्रिपरेशन जर्नी को शेयर करने के लिए। आपके प्रिपरेशन जर्नी में कई सारी चीज़ें हमने जाना। एक तो है कि आप जो UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एक डिफरेंट फेज से आप गुजरे, और ये आपका फेज नहीं है, मल्टीपल एस्पिरेंट जो अभी गेट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या गेट 2025 एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका फेज है। और कई सारे ऐसे भी होंगे जो आपके साथ या आपके बाद ज्वाइन कर चुके होंगे, जो आपके इस फेज से गुजरे होंगे। तो आपने अपने एक्सपीरियंस को बताया, तो नो डाउट ये बहुत वैल्यूएबल टिप्स है जो हमारे व्यूअर्स को आपसे मिला, आपके एक्सपीरियंस है जो हमारे व्यूअर्स को जानने मिला, और एट लास्ट आपने इन लास्ट के 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है उसका भी एक कॉन्साइज रास्ता, एक जरिया हमारे व्यूअर्स के बीच शेयर करा। थैंक यू सो मच प्रतीक अपने वैल्यूएबल टिप्स के लिए, अपने वैल्यूएबल टाइम के लिए। यस सर, थैंक यू सो मच।